बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र के चुनावी रण से हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदान से पहले बढ़ेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर महायुति में अंदरूनी मतभेद साफ दिखने लगे हैं। दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग जुबान बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जब जब बटे गुलाम हुए, तो अजीत पवार कह रहे हैं कि हमें ऐसे नारे बिल्कुल पसंद नहीं। कटे थे कि उत्तर प्रदेश नहीं है। तुम बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। हम एक हैं तो सेफ है। क्या लिखा है? अगर प्रधानमंत्री ने ये किताब पढ़ी होती, नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। एक रहेंगे। महाराष्ट्र की सत्ता के फैसले की घड़ी जैसे ही करीब आ रही है, चुनावी अखाड़े के पहलवानों का डर बढ़ रहा है। इसी डर में लगी है बयानबाजी की होड़। क्योंकि एमवीए को डबल इंजन सरकार की परफॉर्मेंस का डर है, तो महायुति जाति गिनती और संविधान जैसे मुद्दे पर सहमा हुआ है। एमवीए को लाडकी बहन जैसी योजना चुनौती लग रही है, तो महायुति के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा भारी लगता है। एमवीए को किसान सम्मान राशि के जादू से निपटने की चुनौती है, तो महायुति दलित आदिवासी वोटों के खिसकने से परेशान। एमवीए के लिए सरकार के विकास का रोड मैप चैलेंज है, तो महायुति के लिए बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे से निपटना है। इसी डर में दोनों तरफ से बयानबाजी की जो होड़ लगी, उसमें राजनीतिक दलों ने सत्ता का शॉर्टकट फार्मूला खोज लिया, जिसे कहते हैं ध्रुवीकरण। बीजेपी की तरफ से इस चुनावी फॉर्मूले का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से काफी पहले अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश से हुआ, जब मुख्यमंत्री योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का चुनावी कालजयी मंत्र दिया। यही मंत्र महाराष्ट्र में दोहराया जाने लगा, तो महायुति के भीतर ही पॉलिटिकल कंफर्ट इंडेक्स यानी पीक्यूआई बिगड़ने लगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। दशकों अजीत दादा हिंदुत्व का विरोध करना सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। हर चुनावी मंच से वोटर को एक होने का मंत्र दे रहे नेताओं के चुनावी डर का आलम ये कि एकता के मंत्र पर अंदर खाने ही खींचतान मच गई। मामला पीएम की रैली के बहिष्कार से बयानबाजी तक पहुंच गया। क्यों नहीं आए ये तो वही बताएंगे। नहीं, हमने मना नहीं किया। मैं भी नहीं था। हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता। मैं वही बोल रहा हूँ पीएम साहब को कि आप बंबई में आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता। दरअसल अपनी पार्टी के आधे टुकड़े के साथ पूरा भविष्य तलाश रहे अजित पवार की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। मुस्लिम वोट के लिए महाराष्ट्र में कैसी मारामारी रही, मिसाल 2019 के नतीजों से मिलती है। जब महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 10 मुस्लिम विधायक चुनकर आए, इसमें कांग्रेस के खाते से सबसे ज्यादा 3, बाकी एनसीपी, एसपी, एमआईएम के खाते में 2-2 और शिवसेना के खाते में 1 मुस्लिम विधायक आया। लेकिन जब शिवसेना और एनसीपी 2-2 टुकड़े हो गई, तो जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस, पवार और उद्धव कामयाब हुए, वहां से एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर संसद नहीं पहुंच पाया। फिर इस बार चुनाव की बारी आई, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 8 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। अजित पवार ने 5, शरद पवार ने 2, समाजवादी पार्टी ने 2 और उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे ने 1-1 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। जब अजित पवार के 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, तो बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन करना उनके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन बीजेपी की दलील अलग है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि जब एमवीए के घटक दल वोट जिहाद की कोशिश का समर्थन करते हैं, तो मतदाताओं को एक होना जरूरी है। महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया। 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। दरअसल बीजेपी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की उस 17 सूत्री मांग पत्र का जिक्र करती है, जो 7 अक्टूबर को महाविकास आघाड़ी के नाम लिखी गई थी।
इसमें समर्थन के बदले शर्तों की बात कही गई, जिसमें वक्फ बिल का विरोध करना, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, 2012 के बाद के दंगा आरोपी मुसलमानों को रिहा करना, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता, महाराष्ट्र के वक्फ मंडल को 1000 करोड़ का फंड, मस्जिदों के इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए महीने तनख्वाह, रामगिरी महाराज नितेश राणे को जेल में डालने की मांग रखी गई। जैसी मांगे रखी गई, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी भी वायरल हुई, जिसमें शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के हवाले से उलेमा बोर्ड के महाराष्ट्र की ओर रखी गई 17 मांगों को पूरा करने की दिशा में काम करने का लिखित वादा किया गया। हालांकि तब जयंत पाटिल ने इस चिट्ठी को संदिग्ध बताते हुए खुद ही इसकी सच्चाई का पता लगाने की बात कही थी कि ये खत आखिर बाहर कैसे आया। ये हमने दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम देखेंगे, देखते हम क्या किस लिए। हम मेरे ऑफिस में मैंने बोला है कि ये कब किसने किया किसी को मालूम नहीं, ये कैसे आ गया। लेकिन महाविकास आघाड़ी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इसी बहाने बीजेपी महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे वाले फॉर्मूले को वोट जिहाद तक खींच ले गई। अब सत्ता के फैसले का दिन करीब आते आते इन चुनावी मंत्रों पर दांव पेंच तेज होता जा रहा है। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। ड्रग्स के विरुद्ध अभियान में नौसेना, गुजरात और एटीएस और दिल्ली एनसीबी की टीम को बड़ी सफलता मिली। गुजरात के समुद्र में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 500 किलो ड्रग्स बरामद की गई। ड्रग्स का दाम 700 करोड़ रुपए से अधिक है। गुजरात में ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। समंदर में एटीएस, एनसीबी और नौसेना का एक्शन। पोरबंदर से जब्त हुआ ड्रग्स का बड़ा जखीरा। गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया। गुजरात के समंदर में एटीएस, दिल्ली एनसीबी और नौसेना की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पोरबंदर तट से 500 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीबी को इस ड्रग्स की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद दिल्ली एनसीबी ने गुजरात एनसीबी, कोस्ट गार्ड और नेवी की मदद से ड्रग्स भरी बोट पकड़ी। इसके साथ 8 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुए हैं, जो खुद को ईरानी बता रहे हैं। एक बार फिर गुजरात के पोरबंदर की समुद्री सीमा में से ड्रग्स घुसेड़ने के प्रयास को नाकामयाब किया गया है। दिल्ली एनसीबी की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ ईरानी लोगों के द्वारा पोरबंदर की दरियाई जो सीमा है उसमें से गुजरात में ड्रग्स घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे दिल्ली एनसीबी की टीम ने गुजरात एटीएस और नेवी के साथ मिलकर एक बार फिर नाकामयाब किया है। 400 किलो ड्रग्स के साथ 8 ईरानी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात चले ऑपरेशन में फिर एक बार ड्रग्स को पकड़ने में सफलता मिली हुई है। फिलहाल ड्रग्स सिंडिकेट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पहचान करने के लिए जांच जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को आगे बढ़ाते हुए हमारी एजेंसियों ने आज गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और लगभग 700 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मैद जब्त किया। ये ऑपरेशन सरकार की प्रतिबद्धता और इसे प्राप्त करने में हमारी एजेंसियों के बीच समन्वय का एक शानदार उदाहरण है। ये पहली बार नहीं है जब गुजरात में ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। दरअसल पिछले कुछ वक्त से अरब सागर के जरिए गुजरात और मुंबई जैसे राज्यों में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। अब तक गुजरात के पोरबंदर दरियाई सीमा की बात करें तो बीते 9 महीनों में 4000 किलो से ज्यादा की ड्रग्स एनसीबी की टीम हो, एटीएस की टीम हो, नेवी की टीमों ने मिलकर पकड़ा हुआ है। लगातार जिस प्रकार से गुजरात की सीमा में ड्रग्स भेजने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे लगातार नाकामयाब करने में गुजरात एटीएस, एनसीबी और नेवी की टीम को लगातार सफलता मिल रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। देव दीपावली के अवसर पर नर्मदा जिले में एक अनोखा मेला लगा, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वैसे तो देव दीपावली की रौनक देश भर में देखने को मिली, लेकिन नर्मदा के इस मेले के रंग बिल्कुल अलग थे। यहाँ हर कोई भक्ति में लीन है।
कोई बांस से बने घोड़े के साथ झूम रहा है, कोई पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रहा है। कुछ लड़के तो लड़की के वेश में आ गए और ढोलों की थाप पर थिरक रहे हैं। ये तस्वीरें नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तालुक के भादरवा गांव की है, जहां कार्तिक माह की देव दिवाली के मौके पर यह अनोखा मेला लगा है। देव दीपावली पर देश भर में अलग अलग जगहों पर मेले लगते हैं, लेकिन ये मेला अनोखा होने के साथ साथ बेहद खास भी है। देव दिवाली के दौरान हर जगह पे अलग अलग पूजा और मेला होता है, लेकिन गुजरात के नर्मदा में अनूठा मेला होता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गुजरात के नर्मदा के अंदर मेला होता है, जिसके अंदर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आदिवासी बड़ी संख्या में आते हैं। खास तौर पे ये लोग कागज, कपड़े और बांस से बने जो घोड़े हैं वो बना के लाते हैं और उसको सजा के वो आते हैं, और साथ में बड़ी संख्या में लोग भी जुटते हैं और ये यहाँ पे नाचते गाते बजाते मेले में आते हैं। और ये मेले की खासियत एक और भी है कि कुछ लड़के हैं जो भादरवा भादीजी देव को अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए लड़कियां बन के आते हैं, और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करने आ रहे हैं। इस मेले में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मेले में कुछ लड़के लड़की का वेश धारण करके आते हैं। ऐसे युवक को सोंघड़िया कहा जाता है। हम देवमोगरा के रहने वाले हैं, यहाँ भादरवा हम नाच गान हम करने के लिए आए हैं। हमारा गांव का संग है, उसके साथ आप लड़का है लड़की के? हम लड़का है, लेकिन भगवान का अवतार है, ये तो माता जी का अवतार है। इंसान की तरह इंसान ही है, लड़का ही है, लेकिन हमारी बाधा रखी है ना, उसको पूरी करने के लिए हम लड़की का अवतार लेके आए हैं, पहरवेश पहन के आए। हम बाबा जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, ऐसा श्रृंगार करके आए हैं। हमारी बाधा थी, मानता थी, वो छूटने के लिए आए। ये हमारी बाधा थी, हाँ बाधा थी ना, इसलिए हम बाधा करके आए। बाधा पूरी हो गई, बाधा छूटने के लिए आए हैं। देव दिवाली के मौके में आदिवासी समाज के लोग मेले के दौरान नर्मदा स्नान भी करते हैं और देवों की पूजा अर्चना करते हैं। तो भाती दादा पे विश्वास करके हम ये लकड़े का घोड़ा लेके मन्नत पूरी होती है। हमारा गुरु महाराज अजब सिंह गुरु महाराज बामण गांव ट्रस्ट प्रमुख वाड़ी धाम, हम उनके आशीर्वाद से हम ये भक्ति फेरी कर रहे हैं। तो भाती दादा पे जो भी विश्वास करने का, जिसका बाल बच्चा नहीं होता, उसका खेती बाड़ी में फसल नहीं होती, जिसके बाद लक्ष्मी ने पूर्ति, वो भाती दादा कोई भी मन्नत करेगा वो पूरी करेगा। देव दिवाली के मौके पर पंचमहल जिले के पावागढ़ मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही महाकाली के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। परंपरा के मुताबिक भक्तों ने अन्नकूट दर्शन भी किए। नर्मदा से नरेंद्र पीपरवाला और पंचमहल से जयेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ नर्मदा में देव दीपावली के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन हुआ, वहीं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा तवा संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। नर्मदा तवा संगम के घाटों पर स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नर्मदा से आई आस्था की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। नर्मदा तवा संगम स्थल बांद्राभान में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अलग अलग घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। मेले में भैया सदियों से आते हैं लोग बांद्राभान संगम पे। ये पुराणों में लिखा है, यहाँ का भरता बाटी बनाना महत्व माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, इसीलिए सभी लोग आते हैं और सभी सदियों से आ रहे हैं। हम भी आते हैं, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारे पूर्वज पिताजी दादा लोग यहाँ पे आते थे। हम पहले बैलगाड़ी से आया करते थे। यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ भीड़ लगती है। हमारे नर्मदापुरम जिले का यह एक आस्था का केंद्र है बांद्राभान का मेला। यहाँ पर तवा नदी और माँ नर्मदा नदी का संगम है। वहाँ पे आज पूर्णिमा के दिन नहाने का विशेष महत्व है। आदिवासी परिवार मोरपंख से बनी ढाल लेकर यहाँ पहुँचे हैं और पूजन के बाद नर्मदा में विसर्जित कर देते हैं। मान्यता है कि राजा भानु को ऋषि नारद ने श्राप दिया था। श्राप की वजह से राजा भानु का मुख वानर के समान हो गया।
इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए राजा ने नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बांद्रा भान पर आकर तपस्या की थी, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति मिली। तभी से ही इस जगह को बांद्रा भान कहा जाने लगा। आज के दिन जो है कार्तिक मास का उत्तम मेला है। ये कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लक्ष्मी जी का भी महीना माना गया है। इस कारण जो है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्त्री जाति का पुरुष जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस कारण कार्तिक मास में जो पूर्णिमा है आज के दिन सभी लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं और ये मेला कम से कम जो है 180 सालों से अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। और नर्मदा पुराण में भी इस स्थल का वर्णन है कि भानु नाम के राजा थे जिनको देवऋषि नारद के श्राप के वशीभूत होने के कारण उनका मुख जो है वो बानर के समान हो गया था। तो इसी स्थल पर उन्होंने माँ नर्मदा और तवा नदी के संगम पर उन्होंने तप किया, जिसके प्रभाव से जो उनका चेहरा था वो बंदर योनि से मुक्त हो गया। नर्मदा तवा संगम स्थल पर 180 वर्षों से लगातार इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद को देखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई। मेला व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है। अभी करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की और संभावना है। व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटियां कर रहा है। होमगार्ड का और एसडीआरएफ का बल भी लगाया गया है। होमगार्ड और एसडीआरएफ अपने समस्त सुरक्षा उपकरणों के साथ यहाँ पर व्यवस्थित रूप से ड्यूटी कर रहे हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए नर्मदा तवा संगम पर हर साल लोगों में इसी तरह का उत्साह देखने को मिलता है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। डांग के राजा धनराज सिंह सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री को आदिवासी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पगड़ी पहनाई, धनुष बाण भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदिवासी बहुल डांग जिले में 100 करोड़ की 37 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। जनजातीय गौरव दिवस समारोह से पहले मुख्यमंत्री पटेल ने जनजातीय समाज के आस्था केंद्र शबरीधाम में पूजा अर्चना भी की। भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे आदिवासी समाज के सबसे बड़े योद्धा है, सबसे बड़े आइकॉन है, उनको उनकी जन्म जयंती 15 नवंबर को 2021 से जनजातीय गौरव दिवस और आदिवासी गौरव दिवस के हिसाब से नरेंद्र मोदी साहब ने जाहिरात की, तब से हम लोग मना रहे हैं। और आज जब हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती है, तब पूरा वर्ष हमारे आदिवासी गौरव वर्ष, जनजाति गौरव वर्ष में हम मनाने वाले। पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम होने वाले एक साल भर। और आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में हर एक राज्य में ऐसे आदिवासी गौरव दिवस के नाम पे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। वही आज हमारे गुजरात के डांग में राज्य कक्षा का प्रोग्राम हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिबेट कार्यक्रम को लेकर विवादों में घिर गई। इस बहस का विषय कश्मीर की आज़ादी था, जिसे लेकर भारतीय मूल के लोग विरोध कर रहे थे। इस डिबेट में कश्मीर के अलगाववाद और स्वतंत्रता की बात की जाएगी, जो भारतीय संप्रभुता के विरुद्ध है। भारतीय समुदाय के लोग इस कार्यक्रम को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ मान रहे हैं और इसे संवेदनशील मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। इस विवाद के चलते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसे इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर डिबेट आयोजित करने की अनुमति देनी चाहिए। भारतीय अधिकारियों ने भी कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर दी है। So the Oxford Union will be debating the motion this House believes in the independent state of Kashmir on the 14th of November, that's today. And they also invited 2 white-collar terrorists who are responsible for the genocide and ethnic cleansing of nearly 4 lakh Kashmiri Pandits from Kashmir. They have killed, murdered, raped Kashmiri women. They have killed innocent Kashmiri Muslims in Kashmir, and they're responsible for that.